गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो बेटा मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को कि मेरा नाम है मिस्टर विक्रम सिंह राठौड़ और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ICR से BSc है और यूनिवर्सिटी है मेरी RVS KVV राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। वहाँ से मेरी BSc है 2014 के अंदर 78% के साथ, और उसके बाद उसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देके सॉइल साइंस मृदा विज्ञान से मेरी MSc है 82% के साथ 82%, और 2016 के अंदर मैं पास आउट हूँ। उसके बाद में SKRU जो यूनिवर्सिटी है बीकानेर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर पोस्ट निकली थी सॉइल साइंस की कॉलेज लेक्चरार के लिए, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और 2 साल तक मैंने सेवाएं दी। एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ गोलूवाला बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। उस कॉलेज के अंदर मैंने बच्चों को मृदा विज्ञान पढ़ाई, सॉइल साइंस पढ़ाया। और अभी प्रेजेंट टाइम, पहले हम लोग गंगानगर रहते थे, पूरी फैमिली शिफ्ट थी वहाँ, अभी यहाँ डीडवाना में शिफ्ट है। तो इस टाइम में प्रेजेंट टाइम 2 साल से कुचामन सिटी KCP एग्रो क्लासेज के अंदर मैं क्लासें ले रहा हूँ। और आज मैं आपको एग्रीकल्चर के अंदर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग एक क्रॉप पढ़ा के जाऊँगा। अगर प्रत्येक जब मेरी पढ़ाया हुआ जो वर्ड है वो आपको समझ में आए तो दी बेस्ट है, अगर नहीं आए तो आप क्लियर बोलना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपके यहाँ जो मुख्य फसल है, मुख्य फसल के अंदर रबी क्रॉप के अंदर रबी क्रॉप की जो प्रमुख फसल है गेहूँ। तो गेहूं के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं कि गेहूं की फसल है वो किस प्रकार से खेती करते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और आपके जो सिलेबस के अंदर आपको कहां से क्या चीज़ याद रखना है और क्या चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले है गेहूं। गेहूं को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं वीट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीट बोलते हैं गेहूं को। अब ये जो गेहूं है इसका सबसे पहले कि दूसरा नाम क्या है, अन्य किस नाम से गेहूं को जानते हैं? तो इसको दूसरे नाम, अदर नेम्स, अन्य नाम। बेटा गेहूं को अन्य नाम दूसरे नाम से जाना जाता है। एक तो है स्टेपल फूड, स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड, स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड, स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड मतलब विश्व, विश्व का ये स्टेपल फूड है। दूसरा है किंग ऑफ सीरियल्स, किंग ऑफ सीरियल्स, किंग ऑफ सीरियल्स, किंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप। किंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप का मतलब है अनाजों का राजा। इसको अनाजों का राजा बोलते हैं गेहूं को, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गेहूं का बोटनिकल नेम क्या है, वनस्पतिक नाम क्या है। तो बेटा गेहूं का बोटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। बोटनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम ये इसका बोटनिकल नेम है, यानी वनस्पतिक नाम है। इसके बाद में इसकी फैमिली, फैमिली को बोलते हैं परिवार या कुल। कुल कुल इसका है ग्रेमिनी, ग्रेमिनी या इसको पोएसी भी बोलते हैं, पोएसी, ठीक है। ग्रेमिनी या पोएसी इसका परिवार है। इसके बाद में इसका उत्पत्ति स्थान, कि इसका जो उत्पत्ति कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ पैलेस इंग्लिश में बोलते हैं, उत्पत्ति स्थान। बेटा इसका उत्पत्ति स्थान आपको मैं गेहूं और आपके चावल दोनों का एक साथ याद करवा रहा हूं कि चावल का जो उत्पत्ति स्थान है उसको बोलते हैं SEA, सी मीन्स होता है समुंदर। सी का मतलब होता है समुंदर, और समुंदर में क्या होता है? पानी होता है। और पानी के अंदर कौन सी फसल होती है? धान की फसल होती है। तो धान इसका मतलब है सी का मतलब है समुंदर, समुंदर का मतलब क्या हुआ? पानी, पानी होता है। और पानी में कौन सी फसल होती है? धान की फसल होती है। तो धान की जब फसल पानी के अंदर होती है तो इसका आपका इसका पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो अब गेहूं के लिए आपको क्या करना है? ई की जगह यहां पे W आएगा। क्या आएगा? ई की जगह W आएगा,
डब्लू क्यों आया कि इंग्लिश के अंदर गेहूं को क्या बोलते हैं, वीट बोलते हैं, और वीट के अंदर सबसे पहले वर्ड आता है वो आता है डब्लू, इसलिए यहां पे बीच में डब्लू आ रहा है। और इसका पूरा नाम हो गया साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, या इसको टर्की भी बोलते हैं, टर्की बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया या टर्की। आपको याद रखना है सी का मतलब समुंदर, और समुंदर के अंदर क्या होता है, पानी होता है। जब समुद्र के अंदर पानी होता है तो इसका मतलब पानी में खेती किसकी होती है, धान की होती है। तो धान का तो हो गया सी, और सी का पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ पे ई की जगह डब्लू करना है तो इस पूरा सेंटेंस चेंज हो रहा है साउथ वेस्ट एशिया। और साउथ वेस्ट एशिया को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया, या इसको टर्की बोलते हैं। ये तीन बातें तो इंपॉर्टेंट जो बेसिक बातें हैं वो हुई है ना। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब इसके बाद आता है कि भाई इसका जलवायु कौन सी है, गेहूं की फसल के लिए किस जलवायु की फसल है गेहूं, और इसको कैसी जलवायु चाहिए। तो जो गेहूं की फसल है इसको ठंडी और नम शीतोष्ण जलवायु चाहिए। कौन सी जलवायु चाहिए, ठंडी और नम शीतोष्ण जलवायु, ठंडी व नम शीतोष्ण, ठंडी और नम शीतोष्ण जलवायु इसकी फसल के लिए अच्छी रहती है। अब इसका मतलब बेटा कि जब ये जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है सीड, उस टाइम तो उसको ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। और जब वो दाना पक रहा होता है, लास्ट टाइम आता है जब वो पिक पे आती है, फसल पकने पे आती है, उस टाइम उसको शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। शुष्क जलवायु मतलब गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इसकी जलवायु कौन सी हो गई, ठंडी और नम शीतोष्ण जलवायु की फसल है कौन सी, गेहूं। इसके बाद में इसके क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या। तो गेहूं की जो फसल है इसकी गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं, 2n बराबर 42 होता है, 2n बराबर 42, 2n बराबर 42 इसके क्रोमोसोम नंबर है, यानी गुणसूत्र संख्या है गेहूं की फसल के लिए, है ना। अब मृदा की बात करते हैं कि इसकी खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी रहती है। तो गेहूं की जो फसल है उसकी खेती करने के लिए सबसे अच्छी मृदा है दोमट मृदा। कौन सी मृदा है, दोमट मृदा, मतलब सॉइल, दोमट मृदा। दोमट मृदा जो है सबसे अच्छी रहती है जिसमें उचित जल निकास हो, उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो दोमट मृदा है वो गेहूं की खेती करने के लिए सबसे अच्छी मानी गई है, उत्तम क्वालिटी की मृदा मानी गई है गेहूं की खेती करने के लिए, दोमट मृदा। और इसके बाद में इसका तापमान, कि तापमान कितना होना चाहिए गेहूं की खेती करने के लिए। तो बेटा तापमान के बारे में बात करते हैं, टेम्परेचर, तापमान। गेहूं की खेती का जो तापमान है वो आपको 4 प्रकार का तापमान होता है। वैसे इष्टतम तापमान की बात करें, सबसे पहले तो इष्टतम, इष्टतम तापमान, जो इष्टतम तापमान है वो तो होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इष्टतम मतलब इक्वल तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की इसकी खेती के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन अगर तापमान की बात करें कि जब अंकुरित बीज अंकुरित होता है तब कितना होना चाहिए, तो बीज अंकुरित समय भी यही तापमान होना चाहिए 20 से 25 डिग्री। अंकुरण के समय, अंकुरण के समय, अंकुरण के समय भी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और जब वो फुटान कर रहा होता है, फुटान के समय तापमान कितना होना चाहिए, तो फुटान के लिए लिख रहा हूं मैं, बता रहा हूं, फुटान या कल्ले फूटते हैं, इस टाइम उसका जो तापमान है, जब जड़ फुटान के समय जो तापमान है वो होता है इसका कितना, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए जब उसकी जड़ फुटान के समय जो तापमान होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में दाना पकते समय, दाना पकते समय, तो बेटा जो दाना पक रहा होता है उस टाइम तापमान की अगर गेहूं की फसल के लिए कितना आवश्यकता होती है, उस टाइम होती है 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है जब वो दाना पक रहा होता है उस टाइम। तो ये इसका तापमान है कि कितना कितना तापमान है।
इष्टतम तापमान मतलब गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छा तापमान है वो 20 से 25 डिग्री, जहाँ पे टेम्परेचर रहता हो उसकी गेहूं की खेती करने के लिए अच्छा माना गया है। लेकिन अंकुरित की बात कर ले तो 20 से 25 है, और फुटान के समय की बात कर ले तो उस टाइम उसका 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और दाना पकते समय की बात करें तो 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है गेहूं की फसल के लिए। अब बात करते हैं इसकी बीज दर की, कि गेहूं की खेती करने के लिए कितना बीज दर की आवश्यकता होती है। तो बेटा जो गेहूं की खेती कर रहे हैं उसको बीज दर इंपॉर्टेंट है बहुत ही। बीज दर यानी इंग्लिश में बोलते हैं सीड रेट और हिंदी में बोलते हैं बीज दर। बीज दर, अगर इसकी खेती के लिए अपन बीज दर की बात कर रहे हैं तो जो सामान्य बुआई है, सामान्य बुआई मतलब समय से बुआई कर रहे हैं उसके लिए सामान्य बुआई, बेटा सामान्य बुआई के लिए तापमान बीज दर चाहिए इसको 100 किलोग्राम 100 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से। एक हेक्टर के अंदर कितना किलोग्राम बीज चाहिए? 100 किलोग्राम बीज चाहिए। अब ये सामान्य बुआई का मतलब क्या हुआ कि एक तो टाइमली सोविंग कर रहे हैं, समय पे अपन बुआई कर रहे हैं, टाइम से सोविंग कर रहे हैं, टाइम पे बुआई कर रहे हैं, उसके लिए जो बीज दर है वो 100 किलोग्राम चाहिए। दूसरी बात कि बीज बोने की जो विधियाँ हैं उसके अंदर जो डिबलर मशीन, ये आपकी सीड ड्रिल मेथड है। कौन सी मेथड? सीड ड्रिल मेथड, मतलब बुआई करने की मशीन से जो अपन बुआई कर रहे हैं सीड ड्रिल से कर रहे हैं तब उसको 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि अगर आप असिंचित क्षेत्र में, असिंचित या तो आपका असिंचित क्षेत्र है या फिर आप पछेती बुआई कर रहे हैं, पछेती मतलब लेट सोविंग कर रहे हैं, पछेती बुआई कर रहे हैं, तब आपको बीज दर बढ़ाना पड़ेगा। असिंचित क्षेत्र है वहां भी आपको बीज दर बढ़ाना पड़ेगा जहां बारानी क्षेत्र है, और अगर आप लेट सोविंग कर रहे हैं वहां पे भी आपको बीज दर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब बीज दर कितना बढ़ाओगे? वहां पे 100 की जगह आप 120 से 130 किलोग्राम कर दोगे, 120 से 130 किलोग्राम, 120 से 130 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से सीड रेट रखोगे। कब? जब आपकी असिंचित क्षेत्र है या फिर आपका पछेती बुआई है उस समय। उसके बाद में बेटा तीसरी बात आती है, तीसरा मेथड आपका डिबलर। जो डिबलर मेथड है उसके अंदर बीज दर कम चाहिए। डिबलर, अगर डिबलर के द्वारा अगर आप सोविंग कर रहे हैं, डिबलर एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इस बुआई की वीडियो में समझाऊंगा। इसके अंदर बीज दर सबसे कम चाहिए, कितना? 25 से 30 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज दर चाहिए। तो ये 3 प्रकार का बीज दर आपको याद करना है। कौन कौन सा? एक तो सामान्य बुआई, सामान्य बुआई मतलब समय से बुआई कर रहे हैं और सामान्य बुआई कर रहे हैं और मशीन से बुआई कर रहे हैं, सीड ड्रिल मशीन से, उस टाइम आपको 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टर के हिसाब से, एक हेक्टर के अंदर। अगर आप असिंचित क्षेत्र में बुआई कर रहे हैं, असिंचित क्षेत्र मतलब जहाँ पे सिंचाई नहीं हो रही है, बरानी क्षेत्र है उसको असिंचित क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ सिंचाई का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो, या फिर आप पछेती बुआई मतलब लेट सोविंग कर रहे हैं, टाइम निकल चुका है उसके बाद में आप लेट सोविंग कर रहे हैं, पछेती बुआई कर रहे हैं, तब आपको बीज दर को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाओगे? 20 से 30 किलोग्राम बीज दर बढ़ाओगे, यानी आपका 120 से 130 किलोग्राम बीज हो जाएगा। तीसरी बात है कि डिबलर, डिबलर जो यंत्र है बुआई करने का, उससे अगर आप बुआई कर रहे हो तो आपको 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टर के हिसाब से। ये तो बीज दर की बात हो गई। अब बीज बुआई करने की विधियां कौन कौन सी है, किस किस विधि से अपन बुआई करते हैं, ये आपके सिलेबस में है कि किस किस विधि से बुआई करते हैं। तो मेथड ऑफ सोविंग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेथड ऑफ सोविंग, और हिंदी में बोलते हैं बुआई करने की विधियां। बुआई करने की विधियां, बेटा जो बुआई करने की जो विधियां हैं वो 5 प्रकार की विधि है। 5 प्रकार की विधि से किसान बुआई करता है। कौन कौन सी विधि है आपको याद रखना है। कितनी प्रकार की विधियां हैं? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की विधि से किसान बुआई करता है गेहूं की फसल की। तो कौन कौन सी विधि है? नंबर एक तो है सीड ड्रिल, सीड ड्रिल विधि।
सीड ड्रिल विधि, स्केच कम चल रहा है मार्कर, इसलिए आपको दिखने में समस्या हो रही होगी। जो सीड ड्रिल मेथड है ये क्या चीज़ होता है? ये बेटा एक बुआई करने की मशीन है जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाई जाती है। इसमें क्या रहता है कि अपन लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन रहता है। जो दूरी है लाइन से लाइन की और पौधे से पौधे की जो दूरी है, जितने अपन को लाइन से लाइन की दूर रखना चाहते हैं या पौधे से पौधे की दूर रखना चाहते हैं, वो इसके अंदर अपन चाहे उतनी रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या मशीन है, मशीन के अंदर एडजस्टिंग स्क्रू लगे रहते हैं, उसको अपन फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। वैसे गेहूं की खेती करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी होती है 22.5 सेंटीमीटर। लाइन से लाइन, लाइन से लाइन मतलब पंक्ति से पंक्ति, या इंग्लिश में रो टू रो डिस्टेंस होता है कितना? 22.5 सेंटीमीटर। और प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट का मतलब है पौधा से पौधा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो डिस्टेंस है वो होती है 10 सेंटीमीटर। और डिप्थ, डिप्थ मतलब गहराई, कितनी गहराई पर बीज बोना चाहिए। तो जो बोने किस्मों की वैरायटी है उसको 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई, 4 से 5 सेंटीमीटर पे बीज बोना चाहिए। तो इस विधि के अंदर क्या करता है किसान, जो जितनी लाइन से लाइन की दूर रखना चाहता है उतनी लाइन से लाइन दूर रख सकता है, और जितना प्लांट से प्लांट की दूर रखना चाहता है वो रख सकता है। ठीक है। लेकिन ये विधि कहाँ पे अच्छी रहती है? जहाँ जमीन समतल होती है, प्लेन होती है, वहाँ ये विधि अपना सकता है। जहाँ जमीन उबड़ खाबड़ है, मतलब प्लेन जमीन नहीं है, उबड़ खाबड़ जमीन है, वहाँ पे ये विधि सक्सेसफुल नहीं है, कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है। तो दूसरी मेथड है छिटकावा विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड, इंग्लिश में ब्रॉडकास्टिंग मेथड और हिंदी में बोलते हैं छिटकावा विधि। ये बेटा छिटकावा विधि का मतलब है कि जहाँ पे जमीन उबड़ खाबड़ है, मशीन नहीं चल सकती, वहाँ पे इस विधि का उपयोग करता है। या फिर किसान क्या है कि जो छोटी जोत का आकार है, खेत का आकार छोटा है, कम खेती है और ट्रैक्टर का साधन उपलब्ध नहीं है, जहाँ पे साधन उपलब्ध नहीं होता है वहाँ किसान छिटक कर बीज की सोविंग करता है। तो इसके अंदर किसान क्या करता है कि किसान को बीज दर बढ़ाना पड़ता है। इस मेथड में कितना बीज दर बढ़ाना पड़ता है? वही 20 से 25 किलोग्राम बीज दर को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? कि इसमें क्या है कि एक जो ड्रिलिंग मेथड है, सीड ड्रिल मेथड है, उसके अंदर तो बिल्कुल सही तरीके से बुआई हो जाती है। जहाँ पे जितना डिस्टेंस है, जितना बीज डालना चाहते हो उतना बीज उसके हिसाब से अपन फिक्स डाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, किसान हाथ से बीज छिड़कता है, तो कहीं तो बीज ज़्यादा डल जाता है, कहीं बीज कम डलता है, और कहीं पे बीज डला है लेकिन उसके ऊपर मिट्टी नहीं आई, कहीं बीज ज़्यादा गहराई पे चले जाता है। तो इस कारण से वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है, पूरी तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाता है। जब जर्मिनेट नहीं हो पाता है तो किसान को थोड़ा बीज दर उसका बढ़ाना पड़ता है। कितना बीज दर बढ़ाएगा? 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से उसको बीज दर बढ़ाना पड़ेगा। किस मेथड में? छिटकाव विधि के अंदर। और छिटकाव विधि के अंदर क्या करता है, किसान हाथ से बीज को छिटक देता है और उसके बाद में उसके ऊपर पाटा चला देता है, जिसके बाद में पाटा क्या होता है, उसको प्लेन कर देता है। जहाँ जो ओरे बने होते हैं ना, खूड, उसके ऊपर पाटा चलाने के बाद में क्या होता है कि सीड वो जर्मिनेट होता है। ठीक है। अब तीसरी मेथड है बेटा डिबलर विधि। अब जो ये डिबलर विधि है ये क्या चीज़ होता है? तो बेटा डिबलर जो विधि है ये एक क्या होता है, एक ऐसा जो अपन जो मकान बनाते हैं तो जो दुर्मट होता है ना, मकान भर्ती करते हैं तो उसको पीटने के लिए, भर्ती को पकाने के लिए दुर्मट या जो झुमरा बोलते हो आप लोग, इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ से पकड़ने के लिए स्टैंड लगा, हत्था लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, नुकीली खूंटियाँ लगी होती है। अब किसान क्या करता है, उसको ऐसे गाड़ता है। जब गाड़ता है तो वो उसके अंदर सुराख बन जाते हैं जमीन में। उसके अंदर किसान क्या करता है, एक हाथ से एक बीज डालता है। इसके अंदर कैसे बीज डालता है? हाथ से एक बीज डालता है। इसलिए इसके अंदर सबसे कम बीज दर की आवश्यकता होती है। कितनी बीज दर की आवश्यकता होती है? 25 से 30 किलोग्राम 25 से 30 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। किस मेथड में? डिबलर मेथड के अंदर। और डिबलर क्या चीज़ है, मैंने आपको डायग्राम के द्वारा समझाया कि डिबलर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे आप अपने मकान भर्ती करते हो, घर बनाते हो, तो भर्ती करते हैं, जब मिट्टी डालते हैं उसको
पिटाई करने के लिए, ज़मीन को पकाने के लिए जो झूमरा आप काम में लेते हो और जैसे ज़मीन में गाड़ते हैं उस प्रकार से इसके नीचे नुकीली खूंटियाँ लगी रहती है, लोहे की बनी हुई पतली, वो ज़मीन के अंदर गड़ती है और वहाँ पे किसान हाथ से एक बीज को डालता है, इसलिए इसमें सबसे कम बीज दर की आवश्यकता होती है। अब नंबर 4 है हल के पीछे बीज डालना। कैसा बीज डालना? हल के पीछे। मैं इसको रब कर रहा हूँ, बड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, ये नंबर 4। हल के पीछे बीज डालना। हल के पीछे बीज डालना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिहाइंड द प्लाउ मेथड। इंग्लिश में बोलते हैं बिहाइंड द प्लाउ मेथड। इंग्लिश में बोलते हैं बिहाइंड द प्लाउ मेथड और हिंदी में बोलते हैं हल के पीछे बीज डालना। अब ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1 तो है केरा मेथड। नंबर फर्स्ट है केरा विधि और नंबर सेकंड है पोरा मेथड, पोरा विधि। अब बेटा केरा मेथड और पोरा मेथड के अंदर दोनों में एक अंतर है, वो आप समझ लो। केरा मेथड क्या होता है कि इसके अंदर किसान क्या करता है कि बीज हल से बने हुए खूड़ में डालता है। ट्रैक्टर चलता है, जैसे आगे आगे मेरे ट्रैक्टर चल रहा है और किसान पीछे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सोविंग कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ डालूंगा? ट्रैक्टर से आगे क्या बन जाएगा? खूड़ बनेगा जमीन के अंदर, और मैं बीज को कहाँ डालूंगा? खूड़, बने हुए खूड़ के अंदर हाथ से डालूंगा एक एक करके, है ना। तो इसको तो बोलते हैं केरा मेथड, ठीक है। हाथ से बीज डालना, डायरेक्ट खूड़ के अंदर हाथ से बीज डालना बोलते हैं केरा मेथड। और पोरा मेथड के अंदर क्या होता है कि जैसे एक ये आपको डायग्राम बता रहा हूं कि जी ये क्या है कि एक कुपीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर यहां से 2 फाले लगे होते हैं और ये क्या करते हैं, दोनों फाले पाइप के लगे होते हैं और नीचे जो खूड़ होता है, फाला होता है, उसके ऊपर अटैच होते हैं। तो किसान क्या करता है कि बीज डायरेक्ट यहाँ पे, इसको बोलते हैं नाई या ओरनी बोलते हैं, नाई या ओरनी। अब किसान क्या करता है कि बीज को डायरेक्ट खूड़ में ना डालकर हल से जुड़ी हुई नाई या ओरनी में डालता है। पोरा मेथड के अंदर किसान क्या करता है, बीज को डायरेक्ट खूड़ में ना डालकर नाई, हल से जुड़ी हुई नाई या ओरनी में डालता है। तब यहाँ पे नाई या ओरनी में बीज डालेगा तो यहाँ से क्या होगा, बीज इधर भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। ये डिस्टेंस रख ली उसने 22.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये आगे 2 ट्रैक्टर है उसको खींच रहा है और किसान यहाँ पे सोविंग कर रहा है। तो इसका मतलब है, केरा मेथड का मतलब है कि किसान बीज कहाँ डालता है कि डायरेक्ट खूड़ के अंदर डालता है। खूड़ जो ट्रैक्टर से अगर आगे आगे चल रहा है ट्रैक्टर तो खूड़ बन रहा है और किसान हाथ से बीज कहाँ डाल रहा है, खूड़ में डाल रहा है। लेकिन पोरा मेथड के अंदर क्या होता है कि किसान बीज को खूड़ में ना डालकर उस नाई या ओरनी के अंदर डालता है, उससे उस जमीन के अंदर बीज डलता है। यह पोरा मेथड, ठीक है। हल्के पीछे बीज डालना, इसमें 2 मेथड है, केरा विधि और पोरा विधि। और 5वीं जो मेथड है वो है FIRB का मतलब है कि फेरो एरीगेटेड रेस्ट बेस्ड सिस्टम, रेस्ट बेड सिस्टम। फेरो एरीगेटेड रेस्ट बेस्ड सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, फेरो एरीगेटेड रेस्ट बेस्ड सिस्टम। ये बेटा नई विधि है, अभी अधिक प्रचलित नहीं है। इसके बारे में, इसका तो ओनली फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आपसे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि FIRB की फुल फॉर्म है फेरो एरीगेटेड रेस्ट बेस्ड सिस्टम, ठीक है। लेकिन ये 5 विधियां बुआई करने की कौन सी? एक तो सीड ड्रिल, फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल मेथड, जिसके अंदर लाइन से लाइन और प्लांट से प्लांट डिस्टेंस मेंटेन रहती है और बुआई करने की सबसे अच्छी विधि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बुआई करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो कौन सी है? सीड ड्रिल मेथड सबसे अच्छी विधि है। उसके बाद दूसरी मेथड है आपकी छिटकाव विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड,
है ना। और तीसरी विधि आपकी डिबलर मेथड। डिबलर मेथड के अंदर बीज दर कितना चाहिए, 25 से 30 किलोग्राम बीज दर चाहिए। चौथी विधि आपकी हल के पीछे बीज डालना, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं बिहाइंड द प्लाउ मेथड। इसमें दो प्रकार की मेथड होती है, एक तो केरा विधि और दूसरी होती है पोरा विधि। केरा विधि के अंदर क्या करता है, किसान डायरेक्ट बीज को कहाँ डालता है, खूड़ में डालता है, ठीक है, हल से बने हुए खूड़ के अंदर डालता है। और पोरा मेथड के अंदर क्या होता है कि किसान बीज कहाँ डालता है, उसकी एक कुपीनुमा संरचना होती है जिसको नाई या ओरनी बोलते हैं, उसके अंदर डालता है और वो वहाँ से बीज कहाँ डालता है, जमीन के अंदर डालता है ना। और पांचवी मेथड आपकी FRI भी है। ये तो हो गई बुआई करने की विधियाँ कि कौन कौन सी विधि है बुआई करने की। अब आता है बेटा किसको जो आप बुआई करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सीड है उसको सीड ट्रीटमेंट करोगे, बीज उपचार करोगे। बीज उपचार कि बीज उपचार कैसे करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट। बीज उपचार, बीज उपचार जो आपका है इसमें क्या होता है बेटा कि 3 प्रकार से बीज उपचार होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है कवकनाशी, एक होता है कीटनाशी और एक होता है जैव उर्वरक। फर्स्ट तो है आपका कवकनाशी, कवकनाशी। सेकंड आपका कीटनाशी, कीटनाशी। और थर्ड आपका जैव उर्वरक, जैव उर्वरक। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ ले कि कवकनाशी को इंग्लिश में बोलते हैं फंजीसाइड। क्या बोलते हैं, फंजीसाइड। कीटनाशी को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। और जैव उर्वरक को इंग्लिश में बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। कीटनाशी को इंग्लिश में इंसेक्टिसाइड, कवकनाशी को इंग्लिश में फंजीसाइड और जैव उर्वरक को इंग्लिश में बोलते हैं आपका बायो फर्टिलाइजर्स। अब जो कीटनाशी है इसके अंदर बीज उपचार करते हैं, जो कवकनाशी में, तो बेटा कवकनाशी के अंदर जो मतलब फंजीसाइड और फंजीसाइड के अंदर बीज उपचार करते हैं बाविस्टीन, वीटावेक्स। इनका कितना डोज लेते हैं, 3.5 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज को उपचार करने के लिए। बाविस्टीन, वीटावेक्स, बाविस्टीन और वीटावेक्स लेते हैं। इसका डोज कितने लेते हैं, 3.5 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज को उपचार करने के लिए। 1 किलोग्राम जो गेहूं का सीड है उसको उपचारित करने के लिए बाविस्टीन और वीटावेक्स, ये आपकी कवकनाशी है, इसकी मात्रा कितने लेते हैं, 3.5 ग्राम। ये मात्रा याद रखना, 3.5 ग्राम है और वो 1 किलोग्राम के लिए है। 1 किलोग्राम बीज उपचार करने के लिए 3.5 किलोग्राम की मात्रा लेते हैं, ठीक है, बीज उपचार करने के लिए। किसान क्या करता है कि बीज को इन दोनों से उसके ऊपर छिड़क के और बढ़िया हाथ से मिलाकर उसके बाद में सोविंग करता है, ठीक है। उसके क्या फ़ायदा होगा कि जो फंजीसाइड रोग है वो नहीं लगेगी, फंगस नहीं लगेगा उसके अंदर जब तक वो जर्मिनेट होगा। उसके बाद में आता है कीटनाशी। अब बेटा कीटनाशी के अंदर आता है आपका क्लोरोपाइरीफॉस। क्लोरोपाइरीफॉस जो है वो दीमक को कंट्रोल करता है, दीमक को रोकथाम के लिए इसको यूज किया जाता है क्लोरोपाइरीफॉस को। क्लोरोपाइरीफॉस की मात्रा है 450 ml प्रति 100 किलोग्राम बीज। जो 100 किलोग्राम बीज है उसको उपचार करने के लिए 450 ml मात्रा लेते हैं, किसकी, क्लोरोपाइरीफॉस की। और 100 किलोग्राम बीज के लिए याद रखना 100 किलोग्राम, यहाँ पे 1 किलोग्राम या 10 किलोग्राम नहीं है, 100 किलोग्राम है, ये बात याद रखना। उसके बाद में आता है जैव उर्वरक। तो बेटा जैव उर्वरक के अंदर किसको यूज करते हैं, जैव उर्वरक के अंदर गेहूं को बीज उपचार करने के लिए, वैसे जैव उर्वरक बहुत है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नील हरिसेवाल, ठीक है, एजोस्पाइरिलियम, अलग अलग जैव उर्वरक है। लेकिन गेहूं को जो बीज उपचार करने के लिए एजोटोबैक्टर काम में लेते हैं। कौन सा काम में लेते हैं, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो होता है इसकी कितनी मात्रा, इसके 3 पैकेट 1 हेक्टर के लिए काम में लिया जाता है, 3 पैकेट। अब 3 पैकेट, 1 पैकेट कितने ग्राम का होता है, 200 ग्राम का होता है। तो 1 हेक्टर में कितने ग्राम हो गया, 600 ग्राम हो गया। 600 ग्राम को एजोटोबैक्टर को काम में लेते हैं बीज उपचारित करने के लिए। इससे तीनों से बीज उपचार करके सोविंग करना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करके उपचार करना चाहिए।
है ना। तो ये आपका बीज उपचार हो गया। एक तो कीटनाशी जिसको इंग्लिश में कवकनाशी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंजीसाइड, और फंजीसाइड में दो एग्जाम्पल मैंने लिखाए हैं, एक तो आपको बाविस्टीन और दूसरा आपका वीटावैक्स है। इनकी मात्रा है 3.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। दूसरा है कीटनाशी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, इसके अंदर क्लोरोपायरीफॉस, ये दीमक को कंट्रोल करता है, 450 ml प्रति 100 किलोग्राम बीज दर को उपचार करते हैं। और तीसरा आपका जैव उर्वरक जिसको बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, ये एजोटोबैक्टर काम में लेते हैं। इसके 3 पैकेट, कितने पैकेट? 3 पैकेट प्रति हेक्टर के हिसाब से काम में लिए जाते हैं। ये आपका बीज उपचार हो गया। अब आता है बेटा एनपीके, खाद और उर्वरक। खाद व उर्वरक, खाद और उर्वरक को इंग्लिश से बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो खाद और उर्वरक इसके अंदर क्या करते हैं? जो खाद और उर्वरक डालते हैं उसमें सबसे पहले तो अपन गोबर खाद, गोबर खाद कितनी? 10 से 20 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से, 10 से 20 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से गोबर खाद को काम में लेते हैं। गोबर खाद को कब काम में लेते हैं? बुआई करने के कम से कम 1 महीना पहले, 1 से 1.5 महीना पहले बुआई करने के उससे पहले अपन खेत के अंदर भली भांति जाके उसको मिला देना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, फर्टिलिटी बनी रहती है। सेकंड नंबर पे आता है आपका एनपीके। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, इसकी कितनी रेशो में लेते हैं? इसको अनुपात में लेते हैं। तो कितना रेशो इसका? नाइट्रोजन लेते हैं 120 किलोग्राम, फास्फोरस लेते हैं 60 किलोग्राम और पोटास लेते हैं 40 किलोग्राम। इसका जो अनुपात है 120 अनुपात 60 अनुपात 40, 120 अनुपात 60 अनुपात 40 के रेशो में इसको लिया जाता है एनपीके को। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब इसमें क्या करता है किसान? नाइट्रोजन और फास्फोरस और जो पोटास है इसको तो बुआई करते समय पूरी को एक साथ खेत में डाल देता है, लेकिन नाइट्रोजन को आधी मात्रा डालते हैं। आप बचपन से बढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत के साथ जो उसकी बुआई करने के साथ में किसान दे देता है। तो बेटा आप मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा क्यों देते हैं? फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देते हैं लेकिन नाइट्रोजन की आधी क्यों देते हैं? इसकी एक विशेषता है। नाइट्रोजन क्या होता है कि ये पानी के साथ में हमेशा लीचिंग होता है। लीचिंग मतलब पानी के साथ में नीचे जाता है जमीन के अंदर। अब जैसे स्टार्टिंग के अंदर जब पहली आपने सिंचाई की है या बुआई की है, तो बुआई के समय आपने यहाँ पे जब सोविंग कर रहे हो आप, और सोविंग करते समय आप इन्हें यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आपने डाल दी, तो जमीन के अंदर क्या होता है? जो मृदा है, मृदा के अंदर आपको मैं पढ़ाऊँगा सोइल प्रोफाइल। जो सॉइल प्रोफाइल है उसके अंदर आपको मृदा के अंदर जो परतें बनी होती है, मृदा के अंदर अलग अलग परतें बनी होती है, लेयरें बनी होती है। तो इन लेयरों में क्या होता है कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो उस टाइम उसकी जड़ यहाँ तक पहुँचती है। और आपने जैसे सपोज कर लो कि यूरिया डाली। अब यूरिया क्या विशेषता है कि ये पानी के साथ हमेशा लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब जमीन में नीचे चली जाती है। जितना पौधे को ऑब्जर्व करना है, ग्रहण करना है, उतना तो पौधा यहाँ से नाइट्रोजन ग्रहण कर लेगा। उसके बाद में बची यूरिया जो है तुरंत नीचे जाती है। अब ये नीचे जाके क्या करेगी? यहाँ लास्ट परत पे पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे जाने के बाद में इसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता। जब इसको ऑब्जर्व नहीं करेगा तो ये क्या काम करेगी? यहाँ पे जमीन की उर्वरा शक्ति को खत्म करेगी। कैसे करेगी? कि जमीन को यहाँ पड़ी जमीन को प्रदूषित कर देगी और जमीन को अम्लीय क्षारीय से ग्रसित कर देगी। जमीन कैसी हो जाएगी आपकी? या तो अम्लीय हो जाएगी या फिर क्षारीय से ग्रसित हो जाएगी, जहाँ पे उर्वरा शक्ति उसकी जमीन की खत्म होने लगेगी, है ना। और फास्फोरस और पोटास क्या काम करता है कि जैसे उन्होंने जमीन के अंदर आपने डाला, तो डालने के बाद में क्या है कि फास्फोरस और पोटास जितना पौधे को ऑब्जर्व करना है उतना पौधा ऑब्जर्व कर लेगा। उसके बाद में यहीं जमीन के ऊपर ही रहेगा। इसकी विशेषता है कि लीचिंग नहीं होता, जमीन के अंदर गहराई पे नहीं जाता। जब ये गहराई पे नहीं जाएगा तो जब सेकंड आप सिंचाई करोगे तब भी यहाँ पे रखा है तो उसको पौधा ग्रहण कर लेगा, क्योंकि उस पौधे की जड़ कहाँ तक आई? यहाँ तक आएगी, तो उस टाइम भी वो पौधा उसको ग्रहण कर लेगा। लेकिन नाइट्रोजन को पौधा ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसकी विशेषता है कि ये लीचिंग होती है और लीचिंग होकर नीचे की परतों में चली जाती है। इसलिए नाइट्रोजन के में से आधी मात्रा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, इन दोनों की पूरी मात्रा बुआई के साथ में दे देते हैं। और नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है उसको दूसरी और तीसरी सिंचाई के साथ में हमेशा देना चाहिए। 2-3 बार में नाइट्रोजन देते हैं।
है ना। तो ये एनपीके की बात हो गई, खाद और उर्वरक की बात हो गई। अब आता है बेटा इसमें सिंचाई, कि गेहूं की फसल के लिए सिंचाई कब करना चाहिए, कितनी सिंचाई करना चाहिए। तो जो गेहूं की फसल है उसको कम से कम 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर अपन के पास में पानी अवेलेबल है, सिंचाई अवेलेबल है, तो गेहूं को 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन इंग्लिश वाले सुन ले, मीडियम वाले, इरिगेशन। तो बेटा इसको गेहूं की सिंचाई के लिए कितनी आवश्यकता होती है? 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। टोटल 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसमें कौन कौन सी सिंचाई है और उस सिंचाई किस स्टेज पर करना चाहिए, है ना, और कितने दिन बाद करना चाहिए, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहली जो सिंचाई है, फर्स्ट सिंचाई, वो करनी चाहिए गेहूं को CRI स्टेज बोलते हैं उसको। CRI की फुल फॉर्म है क्राउन रूट इनिशिएशन, या हिंदी में बोलते हैं सिरस जड़ जमते समय। पहली सिंचाई कब करना चाहिए? CRI स्टेज पर करना चाहिए। इसका इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन और हिंदी में बोलते हैं सिरस जड़ जमते समय। सिरस जड़ जमते समय बेटा CRI ये बुआई के राइट 21 दिन बाद में स्टेज आती है। कितने दिन बाद आती है? बुआई करने के, जैसे आज अपन ने बुआई की थी, इसके राइट 21 दिन बाद में ये स्टेज आ जाती है, इसलिए इसको 21 दिन बाद में इसकी सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई है ये। अब ये क्या चीज़ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि CRI स्टेज क्या चीज़ है, डायग्राम के माध्यम से। जैसे आपकी ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर आपने ये प्लांट लगाया गेहूँ का। तो गेहूँ का जो प्लांट लगाया तो सबसे पहले इसकी क्या है कि ये एक जड़ निकलती है, एक जड़ आएगी। उसके बाद में क्या है कि जैसे इसको 21 दिन का समय आएगा, गेहूं को 21 दिन का जैसे समय आएगा, तो इसमें क्या है कि ये सहायक जड़ें निकलने चालू होती है। ये जो जड़ें हैं ना, ये सहायक जड़ें इसकी निकलना चालू होती है और धागेनुमा संरचना में होती है। इनमें क्या है, यहाँ पे नूडल्स बनते हैं, गांठें बनती है छोटी छोटी, और ये जो गांठें हैं छोटी छोटी, जो नूडल्स है, इसी को बोलते हैं CRI स्टेज। इसको इंग्लिश में क्राउन रूट इनिशिएशन जो बोलते हैं। इसका क्या है कि ये जो गांठें बन रही है ना छोटी छोटी, ये धागेनुमा संरचना के अंदर, इसको बोलते हैं CRI स्टेज। आप प्रैक्टिकल तौर पे आप घर पे जब आपने गेहूं की पौधा लगाया है और उसके जब राइट 21 दिन हो जाते हैं, तब उसको जब सिंचाई की हुई होना चाहिए, उसको आप आराम से उखाड़ के देखना। जब आराम से उखाड़ के देखोगे तो उसमें ऐसी धागेनुमा संरचनाएं बनी रहेगी, छोटी छोटी पतली पतली धागे जैसी। तो ये जो संरचना है धागे जैसी, इसको CRI स्टेज बोलते हैं। और ये बुआई करने के राइट 21 दिन बाद में आती है। कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे जर्मिनेशन पौधा थोड़ा